करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जिन लोगों ने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आज आप लोगों के साथ जो आपका पेपर प्रीवियस ईयर यानी 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई थी 18/8/2022 को शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जीके जीएस के और उसके साथ साइंस के भी जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहना इस वीडियो को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि अगर अंत तक आपको हमारी क्लास देखने पर पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य कर देना। बस यही आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो याद रखना जब आपको इन दो चीज़ों का संरक्षण करना हो तो हमेशा क्या करना होगा, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए अगर इन दो चीज़ों को सुरक्षित रखना है। ठीक है, या इन दो चीज़ों का संरक्षण आपको करना है। तो यानी आपका पहले क्वेश्चन का जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले जो आपका मेढक होता है और ये आपका जो पुष्प है तथा कीट, ये जो है आपके पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं तीनों चीज़ें। जो आपकी मृदा है ये आपकी नहीं आती है। तो 10 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे और आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। कहता है मेढक, पुष्प तथा कीट ये आपके पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में आते हैं, जबकि मृदा आपके क्या होता है, ये आपके अजैविक घटक में आता है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते नहीं वाले ज़्यादातर। तो याद रखना जो आपके भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है इन चारों में से, तो वो आपका जो है साख नियंत्रण। बाकी राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा ये सारे आपके भारत के वित्तीय बजट में शामिल हैं। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो इसका 11 का राइट जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके 100% आपके आने वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है वहाँ पर देखने को मिल सकता है एक ऐसा क्वेश्चन। तो इसको जरूर याद रखना। कहता है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो सर्वाधिक आपका अभिक्रियाशील इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम आपका क्या है, तो 17 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक अभिक्रियाशील आपका इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखते हैं। ये आपके कहता है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है भारत निर्माण जो है ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु 2005 में भारत निर्माण योजना शुरू की गई। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई, तो आप लोग बोलेंगे 2005 में। इसका प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2002 से 2007 के दौरान हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। भारत निर्माण योजना के 6 घटक, अगर आपसे पूछा जाए भारत निर्माण योजना के कितने घटक थे, तो आप लोग उसका जवाब देंगे 6 घटक। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। आप देखिए कौन कौन से वो 6 घटक थे, जल, सिंचाई, सड़क, संचार, ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास। ये आपके भारत निर्माण योजना के 6 घटक थे। वो 6 घटक भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः
इसमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव जो वन है ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्योंकि वन से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। कहता है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 42% हिस्से पर पाए जाते हैं। जो आपका पश्चिम बंगाल स्टेट है वहाँ के 42% पार्ट पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक अद्वितीय तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपसे पूछा जाए एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है, तो याद रखना ये आपके 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो 25 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये वाला ऑप्शन अगर आपका बी वाला सही कब होता तब यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा होता, तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 746 किलोवाट अगर लिखा होता तो आपका बिल्कुल ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो इस हिसाब 25 का राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसको 0.746 किलोवाट भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने आपको समझा दी। आगे देखते हैं। कहता है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो याद रखना ये आपके दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित होती है। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है, तो याद रखना कब तो दिन के समय में, और कैसे तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो 35 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इनका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना वीडियो को रोककर। आगे देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो एक क्वेश्चन आपसे यहीं से बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आप लोग उसका जवाब देंगे 1828 में। ठीक है, कहता है और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो याद रखना इसका जो राइट जवाब आपका हो जाएगा वो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की आपकी स्थापना की थी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो कहता है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई, तो आप लोग उसका जवाब देंगे कलकत्ता में। इन्हीं के प्रयासों के तहत 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषित किया गया। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए किसके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का समाप्त किया गया, तो आप लोग बोलेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो साइंस का लेवल भी आप देख सकते हैं किस लेवल तक के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। क्या कहता है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करेगा? तो इसके ऑप्शन आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन थोड़ा सा ये हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर कोई चीज़ रखी हुई है, तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से निर्मित जो है मुख्य फोकस पर अगर कोई चीज़ रखी हुई है कोई वस्तु, तो ये जो है किस तरीके का प्रतिबिंब निर्मित करेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे आभासी और अत्यधिक छोटा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखते हैं क्या कहता है 39। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और खाली स्थान अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई थी। तो याद रखना, तो इसका जवाब आपका जवाब हो जाएगा 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना कि एक मुख्य न्यायाधीश
तथा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, इनमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। कहता है अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। कहता क्या है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। तो याद रखना हेक्सेन का जो आपका इनमें से कौन सा नहीं है, तो 46 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो 2 एथिल पेंटेन। ठीक है, ये जो है आपका हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हेक्सेन आपका क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक है जो 6 कार्बन परमाणुओं से आपका बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो 2 एथिल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे की वजह क्या हो जाएगी, इसका जो सूत्र आपका कुछ इस तरीके से होता है C7H16। तो आप देखेंगे कार्बन इसमें कितने हैं, 7, इसीलिए आपका ये जो है हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। तो राइट जवाब 46 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो याद रखना इनमें से कौन सा गुणधर्म आपका प्रदर्शित नहीं करते हैं कि ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक में सहसंयोजी बंध जो है आपके विलय नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, संविधान से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी परीक्षा में, इसको भी डिस्कस करते हैं। कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। तो याद रखना ये आपका 73वां संविधान संशोधन ऐसा है जो आपको क्या करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना। आगे देखते हैं, ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है डाबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो डाब राइनर के जो त्रिक की उपलब्धि अगर आपसे पूछा जाए क्या थी, तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ना है। तो याद रखना इस सवाल का जो, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहता है कि जो आपके राइनर के जो त्रिक उपलब्धि, उनमें से ये आपकी एक उपलब्धि थी कि तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। ठीक है, इसकी प्रमुख उपलब्धि आपकी यही थी। तो 52 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेन भी पढ़ सकते हैं। डाबे राइनर के त्रिक नियम के तहत तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया गया था। डाब राइनर ने कुछ तत्वों को 3-3 समूह में रखा था। किसी भी त्रिक के तीनों तत्वों का गुण समान तथा बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या बाकी दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या के औसत की क्या थी, बराबर होता था। ठीक है, तो डाब राइनर के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापी ऊर्जा का दोहन स्थल है। तो भूतापी ऊर्जा का दोहन स्थल जो आपका हो जाएगा वो मणिकर्ण हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि भारत में भूतापी ऊर्जा के प्रमुख संभावित दोहन स्थलों में मणिकर्ण अगर आपसे पूछा जाए पड़ता कहाँ है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में, राजगीर बिहार में, सूरजकुंड झारखंड में, तपोवन उत्तराखंड में तथा सोहना हरियाणा में आपका ये पड़ता है, जो कि आपके क्या है, प्रमुख है। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा है। अगर आपसे पूछा जाए भूतापी ऊर्जा होती क्या है, तो ये आपकी पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल
इमारतों को गर्म करने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन 51 ने जो आपका अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे पेपरों में आपके पूछा जाता है। कहता है कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। तो याद रखना जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं ये आपके 51A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जरूर वीडियो रोक कर पढ़ लेना। ठीक है, हम इसलिए नहीं पढ़ लें ताकि आप लोगों की वीडियो लंबी ना हो, आप लोग जरूर वीडियो को रोक कर अवश्य पढ़ लेना इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे रिपीट होते रहे और होते रहेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर तो तुरंत आप उसका आंसर दे सके, इस तरीके की या इस लेवल तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखते हैं क्या कहता है, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखना जो आपका एसी जनरेटर होता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है एसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखिए ये इसको इंग्लिश में लिख दिया गया, यहाँ पर इसके हिंदी में बताया गया, तो ये कंफ्यूज आप लोग ना होना। जनरेटर वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरेटर जो है आपकी कैसी मशीन है। ऐसी मशीन है जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो इसमें जो है इसको किस तरीके से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले प्याज जो लौंग होती है इसमें क्या होता है, ग्राण सूचक चीज़ें होती हैं या ग्राण सूचक एक गंध आती है उस तरीके का। फिर लाल गोभी के पत्ते में आपका क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होता है। लाल गोभी के पत्ते में प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। मेथिल ऑरेंज में आपका क्या होता है, अम्ल क्षारक सूचक। तो इसका जो आपका 90 का राइट जवाब हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के ऑप्शन आपके नीचे एक्सप्लेन भी किए गए हैं। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो आपका पेपर जो आपका ये हुआ था ग्रुप डी का, इसमें आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस जीके साइंस के, वो सारे हमने आज की क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किए। बस अब आप लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य कर देना और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको प्रीवियस ईयर की सीरीज जो हमने स्टार्ट की वो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो के पीछे हमारी ढेर सारी मेहनत होती है। जब आप लोग इतना ढेर सारा अगर हमको प्यार भी देंगे तो कोशिश करके हम आपको दिन पर दिन बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।